कहते हैं कि जुर्म की खोखली दीवार जब गिरती है तो सामने आता है एक भयंकर चेहरा, और वो चेहरा इतना भयंकर होता है कि उसे देखकर खुद मुजरिम डर जाता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी में एक ऐसे रविंद्र नाम के दरिंदे की कहानी है जिसने एक एक करके, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि 40 बच्चों को मौत के घाट उतारा, और मौत के घाट को उतारने के बाद वो सबके साथ दुष्कर्म करता था। दिल्ली के कराला गांव के पास, जैन नगर के पास एक स्लम एरिया है, यानी झुग्गी झोंपड़ियों वाला एरिया है। वहाँ पर एक 6 साल की छोटी बच्ची निशा रोज़ की तरह दूध और बिस्किट लेने के लिए दुकान पे गई थी। उसके पिता रमेश और माता शिल्पा, बहुत देर हो गई वो वापस नहीं लौटी। शिल्पा को चिंता हुई और शिल्पा ने ढूंढने की कोशिश की। तो सूखी नहर है वहीं पर पास में पड़ती थी, और सूखी जो नहर थी वो इलाका जो था, एरिया जो था, बहुत ही सुनसान एरिया था। उसकी माँ ने सब जगह ढूंढा, वापस आ गए घर पर। उसके पिता को कहा। रमेश और शिल्पा ने अपनी बच्ची को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। उन्होंने अड़ोस पड़ोस में बताया, सारे पड़ोसी मिलके, क्योंकि ये एरिया बेगमपुर स्टेशन, पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता था। सब लोग मिलकर बेगमपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर रिपोर्ट लिखाई, और पुलिस मौका वारदात पर पहुँची जहाँ से निशा गायब हुई थी। उन्होंने देखा कि 50 मीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग है। वो लोग बिल्डिंग पे चढ़े और देखा तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची की लाश पड़ी हुई थी। जब रमेश ने उस लड़की की लाश को देखा तो चिल्ला उठा, क्योंकि वो लाश उसकी खुद की बेटी की ही थी। लाश का जो नीचे का हिस्सा था वो खून से लथपथ था। कांस्टेबल शमशेर सिंह और जगमंदर दहिया, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने इस केस की सूचना ऊपरी अधिकारी को दी, और मौका वारदात पर डीसीपी विक्रमजीत, डीसीपी श्रीलता चौहान और एसीपी ऋषिदेव वहाँ पर पहुँचे, और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। सब लोगों ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। अचानक उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिला वहाँ पर, और कुछ ट्रांसपोर्ट के कागजात मिले। बच्ची की लाश को सुल्तानपुर के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भेज दिया गया ताकि पोस्टमार्टम अच्छी तरह से हो सके। लाइसेंस पर जो एड्रेस था और जो नाम था वो सनी पुत्र सुरेंद्र भाई के नाम से था, और वो लाइसेंस का एड्रेस जैन नगर का ही था जहाँ पर इस बच्ची के साथ घटना हुई थी। पुलिस तुरंत ही उस एड्रेस पर जाती है और वहाँ पर सनी के घर पहुँचती है, लेकिन वहाँ पर सनी होता नहीं है। घर पहुँचते ही पता चलता है कि सनी आम्बेडकर हॉस्पिटल में है। पुलिस की टीम तुरंत ही आम्बेडकर हॉस्पिटल पहुँचती है, और हॉस्पिटल पहुँचते ही पता चलता है कि सनी वहाँ से भी भाग गया है, यानी उसने डिस्चार्ज लिया था। लेकिन पुलिस को ऐसा लग रहा था कि सनी हमसे भाग रहा है। वापस सनी के घर पर जाती है फिर से दोबारा पुलिस, और सनी को गिरफ्तार कर लेती है। सनी को जब टॉर्चर करती है पुलिस तो देखती है कि सनी के पूरे शरीर में जख्म थे, वो जख्मी हालत में था, और सनी बताता है कि मुझे पिछली रात यानी कि 13 जुलाई को था, उसका दोस्त था रविंद्र, हिमांशु, उन्होंने उसको मारा है, उसकी पिटाई की है, इसलिए शरीर पर जख्म के निशान हैं। तो 13 जुलाई को जब मारा पीटी हुई थी, उसके बाद रविंद्र ने सनी के सारे डॉक्यूमेंट, पैसे, मोबाइल छीन लिए थे। सनी ने कहा कि मेरा लाइसेंस भी उसी ने छीन लिया था, उसी के पास था। वारदात में रविंद्र और हिमांशु का नाम आता है। पुलिस रविंद्र के घर जाती है। वहाँ पर पता चलता है कि रविंद्र और हिमांशु वहाँ पर नहीं है। जब रविंद्र की जांच पड़ताल पुलिस करती है तो उन्हें पता चलता है कि पिछले साल ही रविंद्र ने एक बच्ची का गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके साथ दुष्कर्म किया था। ये पूरी जांच पड़ताल में सबूत मिलने के बाद पुलिस को रविंद्र पर ही शक जाता है, और स्टोरी और खौफनाक और रूह कपा देने वाली होती है। और 2 दिन के अंदर अंदर रविंद्र को सुखवीर नगर बस स्टैंड से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि रविंद्र का रिकॉर्ड बहुत ख़राब था, इसलिए पुलिस उसे बहुत टॉर्चर्ड करके पूछताछ करती है, और पूछताछ में खुलासा होता है। और रविंद्र खुलासे में जो बताता है उसे सुनकर दोस्तों वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उनकी भी रूह कांप गई थी। रविंद्र ने बताया कि मैंने इस तरीके से 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरी 40 बच्चियों को नहीं बलात्कार किया है। खुलासा होने के बाद डीसीपी विक्रमजीत को इसकी सूचना दी गई। डीसीपी विक्रमजीत तुरंत ही आधे घंटे के अंदर अंदर बेगमपुर पुलिस स्टेशन पे आ गए, और इस मौत के खेल को रविंद्र ने किस तरीके से खेला उसका पूरा खुलासा किया। उसने बताया
कि एक के बाद एक बच्चों को वो मारता गया और सबके साथ बलात्कार करता गया। दोस्तों, ये इतनी भयंकर ही कहानी उसने आगे सुनाई। ये कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जुर्म की हर दस्तक आप तक पहुंच सके, क्योंकि क्राइम में आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। शुरुआत में जो बच्चे के साथ वारदात हुई थी वो 14 जुलाई की घटना थी और 13 जुलाई को सनी रविंद्र के बीच मारपीट हुई थी। दोस्तों, अब रविंद्र पुलिस स्टेशन में और वो बताता है और रविंद्र का इससे पूरा परिचय सामने आता है। रविंद्र उत्तर प्रदेश के ज़िला कासगंज के गंज डुंडवाड़ा का रहने वाला था और उसके 3 भाई थे। सबसे छोटा रविंद्र ही था। उसके पिता का नाम विष्णु था। विष्णु और की माता का नाम था मानवी। सन 1990 में उत्तर प्रदेश में दंगे हुए थे। गंज डुंडवाड़ा में दंगे होने के कारण वो लोग दिल्ली आकर शिफ्ट हो गए। दिल्ली में जब लोग वो आए तो कराला गांव के आसपास उनकी जान पहचान के काफ़ी सारे लोग रहते थे, तो वो वहीं पर शिफ्ट हो गए। कराला गांव में शिफ्ट होने के बाद रविंद्र, जो कुछ बुरे नशे करने वाले बच्चों की संगत में फंस गया था और चरस गांजा सबका नशा करता था बहुत ज़्यादा मात्रा में। दोस्तों, 2008 में रविंद्र 17 साल का हो गया था और उसके पड़ोस में सनी नाम का एक व्यक्ति रहता था। सनी के साथ उसकी दोस्ती थी और सनी के साथ ही वो हेल्परी का काम करने लगा। और एक बार देर रात वो घर पर वापस लौट रहा था, तभी उसने कराला गांव में सुखी नहर के पास जो झुग्गी झोंपड़ी है वहाँ पर एक माँ बाप के साथ में एक छोटी बच्ची को सोते हुए देखा। सोते हुए उस बच्ची को देखकर रविंद्र के मन में काम वासना जागी। उसने उस बच्ची को वहाँ से उठाया और सुखी नहर के पास ले गया। उसने जब बच्ची को ज़मीन पर लिटाया तो बच्ची जाग गई और डर गई। उसने डरा धमका के बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और जब बच्ची दर्द के मारे चिल्लाने लगी तो उसने उस बच्चे का गला घोंट के उसे वहीं पर मार डाला। इस तरह से उस दिन उसने अपनी काम वासना शांत की। और जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था उसके माँ बाप ने भी इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में कराई, लेकिन पुलिस ने हत्यारा कौन था इसका पता नहीं लगा पाया और इस केस को वहीं पर बंद कर दिया। इसकी वजह से रविंद्र की हिम्मत जो थी वो बहुत बढ़ गई और इसके बाद उसे इस तरह से काम वासना शांत करने का ये तरीका सबसे अच्छा लगने लगा और एक के बाद एक वो जुर्म करता चला गया। रविंद्र ने निहार बिहार, कंजवाला, बादली, शालीमार बाग, नरेला, विजय विहार, अलीपुर, इसके अलावा हरियाणा के बहादुरगढ़ और फरीदाबाद और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सिकंदरपुर और अलीगढ़ में 6 से 9 साल के बच्चों को, दोस्तों, रविंद्र ने छोटे छोटे बच्चों को एक दर्द भरी और तड़पती हुई मौत दी और उसके परिवार से जीवन भर के लिए हंसी को छीन लिया। कहानी के शुरुआत में सनी और रविंद्र की मारपीट हुई थी। रविंद्र ने सनी को क्यों मारा था? सनी के अंडर में रविंद्र काम करता था हेल्परी का और सनी का जो नाजायज़ संबंध थे सनी के, वो रविंद्र की माँ मानवी से थे, यानी कि विष्णु की पत्नी से। और एक बार रविंद्र की माँ मानवी अकेली थी घर पर। उसने अपने प्रेमी सनी को बुलाया और आपाती स्थिति में दोनों को रविंद्र ने देख लिया। उसके घर से भागते हुए रविंद्र ने उसको देख लिया और उससे सब पता चल गया और सब कुछ पता चलते ही रविंद्र का खून खौल उठा। रविंद्र ने अपने दोस्त हिमांशु और बड़े भाई सुनील को ले जाकर ये सब बात बताई और उन लोगों ने सनी को दारू पीने के लिए बुलाया और वहीं पर जब सनी आया तो उसको बहुत दारू पिलाई और उसके बाद उसको बहुत मारा पीटा। मौका पाकर सनी वहाँ से भाग गया खेतों में और सनी की बाइक लेकर ये तीनों जन वापस आ गए। तो जैसे ही सुबह हुई सनी ने इसकी खबर पुलिस स्टेशन को दी। पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखकर उसे अम्बेडकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जो कि कहानी की शुरुआत में मैंने बताया था। और ये जो घटना थी वो 13 जुलाई की थी। 14 जुलाई को सुबह रविंद्र जब सूखी नहर के पास में टॉयलेट के लिए जा रहा था, तभी उसने सुबह निशा, जो छोटी बच्ची जो शुरुआत में मैंने बताया था, उसको देखा। उसको देखकर रविंद्र का जो नापाक इरादे थे वो सामने आए। उसको छोटी बच्ची को 10 रुपये दिए और उसको बहला फुसला कर बहाना करके बिल्डिंग में ले गया रविंद्र ने वहाँ उसके साथ वही किया जो और 39 बच्चों के साथ किया था। उसने उस बच्ची को मार डाला और उसके साथ दुष्कर्म किया। और रविंद्र के पास जो सनी का लाइसेंस और डॉक्यूमेंट थे
वो जानबूझकर दूसरी मंजिल पर फेंक दिए ताकि उस बच्ची के जो मर्डर का इल्ज़ाम था वो सनी पर आ जाए। पुलिस वालों ने रोहिणी ज़िले के कोर्ट में रविंद्र को प्रस्तुत किया और ये केस पूरे 8 साल चला। 23 जुलाई 2015 को एक केस प्रस्तुत हुआ था और ये पूरा 8 साल चलने के बाद सुनील कुमार जो कि जज थे उन्होंने फैसला किया रविंद्र है वो साइकोलॉजिकल है, इसलिए उसको मौत की सज़ा नहीं दे सकते। लेकिन ऐसे जालिम को मौत की सज़ा तो नहीं हुई, लेकिन मौत से कम भी उसकी सज़ा नहीं है, क्योंकि बांधवी की धारा 302 के तहत जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक वो कारावास में ही रहेगा, जेल में ही रहेगा। तो सोचने की बात यह है कि ऐसे दरिंदे को समाज में और जेल में भी जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है। उसका जेल में खर्चा भी इतने सालों का सरकार पे भारी पड़ेगा, लेकिन कानून का भी एक सिस्टम है, उन्होंने अपने हिसाब से जो भी किया होगा सही किया है। दोस्तों, इस केस में बहुत सारे लोगों को जुर्म की दस्तक मिली थी। जैसे कि जो सबसे पहली वारदात हुई थी तब पुलिस ने इस केस को बहुत आगे नहीं बढ़ाया, तभी अगर फॉरेंसिक और क्राइम ब्रांच को या फिर ऊपर के लेवल पे ये केस चला जाता तो शायद तभी सॉल्व हो जाता और 39 बच्चों की मौतें ना होती। दूसरी चीज़ दोस्तों, रविंद्र को जब हत्या और सबसे पहले मर्डर के जुर्म में जेल के अंदर भेजा था तो उसे जमानत ही नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसके पिता ने उस टाइम जमानत करवाई थी। ऐसे दरिंदे को जमानत मिलने का कोई अधिकार नहीं होता। अगर तभी उसे कड़ी सज़ा मिल जाती तो और बहुत सारे बच्चे और बच्चियों की ज़िंदगी बच जाती। सतर्क रहिए, क्योंकि आप जितना सावधान रहेंगे यही कल आपकी सुरक्षा बनेगी। दोस्तों, मैं किशोर पटेल फिर मिलूँगा जुर्म की एक नई दस्तक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।